तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन अपना विलेज छोड़कर अब यांगकांग सिटी की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में उसे वो व्हाइट फॉक्स भी मिल जाती है जो कि उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मोशन उसे अपने साथ ले जाए। और वो मोशन को ये भी बताती है कि वो अब बहुत जल्द एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी होने वाली है और उसका मकसद भी सेम वैसा ही है जैसा कि मोशन का है। इसीलिए मोशन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने शोल्डर पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन एक न्यू ड्रेस पहनकर टियानमो सेक के वॉरियर्स के सामने आता है, तो वो लोग उसे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ तक कि व्हाइट फॉक्स तो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। मोशन की नई ड्रेस बिल्कुल स्पेशल होती है क्योंकि वो उसे टियानमो सेक के मास्टर्स की तरफ से दी गई थी। और एक वॉरियर मोशन को बताता है कि मैंने 100 गोल्डन पॉइजन सिल्क वर्म को रिफाइन करके एक ऐसा सिल्क वर्म बनाया है कि जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वहाँ पर वो लड़की भी कहती है कि हमारी बॉडी में मौजूद एक सिल्क वर्म हजारों सिल्क वर्म्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यूँ समझ लो कि तुम्हारी ये बॉडी पूरी की पूरी सिल्क वर्म से ही बनी हुई है। और वो डिसाइपल उसे ये भी बताता है कि इस ड्रेस को सीने के लिए टियानमो सेक के टॉप के 100 डिसाइपल्स ने हिस्सा लिया था। इसे बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत इसीलिए लगी है क्योंकि इस ड्रेस को ऐसा बनाया गया है कि इस पर सोड का असर या फिर किसी तोप के गोले का भी असर नहीं होता, ना ही फायर एंड वाटर इस पे कोई असर करती है। यहाँ तक कि इस ड्रेस पर पॉइजन का भी असर नहीं होगा और ये ड्रेस तुम्हारी ब्रीथ को भी हाइड करेगी। ये सुनकर मोशन हैरान हो जाता है कि आखिर मुझे अपनी ब्रीथ को हाइड क्यों करना है। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद लड़की हंसते हुए कहती है कि ये तो तुम्हें वहाँ पर जाकर पता चल ही जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मोशन को समंदर के किनारे पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप खड़ी हुई होती है। उसे देखकर मोशन को कुछ याद आता है। वो कहता है कि ये शिप तो यांगकांगो की वारशिप लग रही है, ये शिप यहाँ पर क्यों है। तो फिर इतने में यांगकांगो सोल्जर एक वहाँ पर आता है और वो मोशन के आगे झुक कर कहता है कि यंग मास्टर। ये सुनकर मोशन परेशान हो जाता है कि ये लड़का मुझे यंग मास्टर क्यों कह रहा है, मगर फिर वो वॉरियर बताता है कि मास्टर मैं फेंग टांग हूँ। तो फेंग टांग का नाम सुनकर मोशन याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि फेंग टांग ये तो वही 360 हाल वाला वॉरियर है जिसे मोशन ने बहुत ही बुरी तरह मारा था। और वो उस फेंग टांग से कहता है कि अच्छा मुझे याद आ गया, मगर ये बताओ कि तुम यांगकांगो आर्मी में क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे खड़ा हुआ वही पहले वाला वॉरियर मोशन को बताता है कि असल में फेंग टांग यांगकांगो आर्मी के लिए काम करता है और वो मिशुई पास में एक कैप्टन का रोल प्ले करता है। इसका काम वहाँ पे मौजूद शिप्स की चेकिंग करना और वहाँ से उन्हें पास देकर आगे की तरफ भेजना है। मैंने स्पेशली इसे यहाँ पर बुलवाया है ताकि ये आपको वहाँ तक पहुँचा सके। ये सुनकर मोशन कहता है कि ठीक है, अब एक बात याद रखना कि नेक्स्ट टाइम मुझे यंग मास्टर मत कहना क्योंकि मैं जानता हूँ कि यांगकांगो के लोग हर जगह फैले हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में उन्हें पता चले। जिसके बाद वो लोग उसे उस शिप में भेज देते हैं तो वो वारशिप फिर सीधा यांगकांगो किंगडम की तरफ आगे बढ़ती है। उन दोनों किंगडम्स के बीच में शेनडुआन माउंटेन होता है जो कि वहाँ पर एक बैरियर का काम करता है और दोनों ही टेरिटरीज को सेपरेट करता है। और फेंग टांग मोशन को बताता है कि हमें डाशू से बाहर निकलने के लिए ये माउंटेन क्रॉस करना होगा। ये योंगजियांग रिवर ये डाशू से बहती हुई सीधा यांगकांग टेरिटरी की तरफ जाती है जहां से ये सीधा ईस्टर्न चाइना सी की तरफ चली जाती है। यही वजह है कि हम लोग यांगकांग किंगडम में जाने के लिए योंगजियांग रिवर का इस्तेमाल करेंगे, मगर हमें बीच में कुछ चेकिंग पोस्ट से गुजरने के लिए सीक्रेटली रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर मोशन कहता है कि टियानमो सेक के पास तो बहुत सारे टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स मौजूद हैं, क्या हम लोग टियानमो सेक के टेलीपोर्टेशन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डाशू से सीधा यांगकांगो टेरिटरी में नहीं जा सकते। तो फिर फेंग टांग उसे बताता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते, मगर वहाँ पर अगर हमारा फ्लैग एक्टिवेट किया गया तो शायद वहाँ पे मौजूद शुआनजी क्रॉसबो को पता चल जाएगा और हर किसी को पता चल जाएगा कि आप डाशू से यहाँ पर आए हैं। ये शुआनजी क्रॉसबो माउंटेन्स के ऊपर लगे हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्रॉस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर जनरल किन वो खुद भी इसे क्रॉस करना चाहे तो वो भी इसे क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई परिंदा भी अगर उड़ते हुए ऊपर से जाए तो वो भी इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा और शुआनजी क्रॉसबो के हाथों मारा जाएगा। और अगर हम लोग टेलीपोर्टेशन फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये हमें भी पकड़ लेगा। इसके बाद एक और आर्टिफैक्ट है जो कि टेरिटरी में एंटर होते वक्त हमें नजर
आएगा। उसे असल में मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये आपको सिटी गेट के बिल्कुल बाहर मिशुई पास में नजर आएगा। जब भी कोई शिप वहाँ से गुजरती है तो ये मिरर उस पूरी की पूरी शिप को स्कैन कर देता है, और अगर कोई भी शख्स उस शिप में मौजूद हो जो कि अनजान बंदा हो तो ये मिरर उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर हम तो पकड़े जाएंगे और हम भी इसी तरह मार दिए जाएंगे। मगर फेंग टांग उन लोगों को बताता है कि आज से 200 साल पहले हमारे टियानमो सेक्ट ने दू शुआनजी क्रॉसबो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद से उस रास्ते से अब कोई भी नहीं जाता और उस रास्ते को तलाश करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। मगर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मिशुई पास से गुजरना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको वहाँ से क्रॉस करवा देंगे। ये कहने के साथ अचानक से उनके शिप पर कोई चीज हमला करने लगती है जो कि उसे पकड़कर वहीं पर ही रोक देती है। ये देखकर सारे ही सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं कि अचानक शिप रुक क्यों गई है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिप बीच रिवर में एक ऐसी जगह पर आकर रुकी थी कि जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा धुंध होती है। और फेंग टांग कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर आसपास कोई ऐसा कोल्ड ऑरा है जो कि हमारे करीब आ रहा है। और फिर मोशन भी फील करता है कि कोई चीज है जो कि हम पर नजर रख रही है। इतने में फिर हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग आता हुए दिखाई देती है जो कि उस शिप के चारों तरफ फैल जाती है, और उन लोगों को फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये फोग अचानक से कहां से आ गई है, मगर उस व्हाइट फॉक्स को कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो मोशन से कहती है कि जरा वहां देखो, ऐसा लग रहा है कि पानी के बीच में कुछ पीच ब्लॉसम नजर आ रहे हैं। तो मोशन को दिखाई देता है कि वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि पानी के ऊपर उग रहे हैं। और इतने में उन्हें एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना गुनगुना रही होती है। उस गाने को सुनकर मोशन कहता है कि ये गाना कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इतने में उसका जेट पेंडेंट भी रिएक्ट करने लगता है और उसे एक डायरेक्शन की तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगा कि शायद उसके पास से जुड़ी हुई कोई चीज यहाँ पर मौजूद है। वो फौरन से अपनी 9 हेवन आइज को एक्टिवेट करके उस फॉग की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, मगर अचानक से वो एक इल्यूजन के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो एक अलग ही दुनिया को देखता है। और वहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त भी था। मोशन देखता है कि वो बीच पानी में एक जगह खड़ा हुआ है और वहां पर एक छोटा सा पीच ब्लॉसम फ्लावर नीचे आकर गिरता है, और उस पानी के नीचे मोशन को फिर से वही लेडी दिखाई देती है जो कि उसके बचपन में उसे एक जगह छोड़कर चली गई थी। उसे वहां पर देखकर मोशन फिर से काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम तो वही हो। ये कहने के बाद मोशन अपना हाथ जैसे ही पानी में डालता है तो मोशन फिर से अपनी मेमोरीज में देखता है कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था तो वही लेडी उसे विलेज में डार्कनेस से प्रोटेक्ट करते हुए वहां पर छोड़ कर गई थी। जिसके बाद वो कहता है अच्छा तो वो तुम थी जो कि मुझे वहाँ पर पहुँचा कर गई थी, मगर तुम अब भी यहाँ पर क्यों मौजूद हो? क्या तुम यहाँ पर हमेशा मुझ पर नजर रखती हो? और तुम्हारा मेरे साथ क्या रिलेशन है? 14 साल गुजर गए हैं मगर अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि तुम कौन हो और हमेशा मेरे आसपास क्यों नजर आती हो। क्या तुम मुझे हमेशा देखना चाहती हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? देखो मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आराम से जाकर अपनी आगे की जिंदगी जी सकती हो। मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर मैं वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं अपने पास्ट का पता लगा कर रहूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, और अगर मैं वरी फ्री लैंड से आया हूँ तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इतना कहने के बाद वो लेडी फिर से पानी में गायब हो जाती है और मोशन भी इल्यूजन से बाहर आ जाता है। तो वो फौरन से फेंग नान से कहता है कि इस शिप को आगे ले जाओ। ये कहने के बाद वो लोग शिप को आगे ले जाते हैं तो फेंग नान उससे कहता है कि यंग मास्टर अब आपको संभलने की जरूरत है क्योंकि हमारा वो सीक्रेट गेट बिल्कुल सामने मौजूद है। यूं समझ लो कि अब हम लोग यानकांगो रेंज में आ चुके हैं। और फिर वो लोग उस गोल्डन लाइट को देखते हैं जो कि उस सिटी वॉल से निकल रही होती है। तो वो काफी अजीब तरह की होती है। उस पर व्हाइट फॉक्स कहती है कि मुझे इसके अंदर एक खतरनाक ऑरा फील हो रहा है। ये देखने के लिए मोशन फौरन से अपनी 9 हेवन आइज को यूज करता है और उस आई को देखता है तो उसे नजर आता है कि उस मिरर के पीछे एक ऐसी आई लगी हुई है कि जिसे आई ऑफ गॉड कहा जाता है। और ये लाइट असल में एक तरह का धोखा है। इस लाइट के जरिए असल में गॉड्स हम पर नजर रख रहे हैं, और अगर ये आई ऑफ गॉड उस वॉल के ऊपर मौजूद है तो इसलिए हमें अब कहीं छुपना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि
वो आए हमें देख ले। तो फिर फेंगनान कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, हम लोग पानी के नीचे से जाएंगे। तो मोशन कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा। फेंगनान कहता है आप बेफिक्र हो जाए, ये हमारा काम है, हम आपको पानी के नीचे एक सीक्रेट रास्ते से ले जाएंगे। हमारे मास्टर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस योंगजियांग रिवर के नीचे से एक ऐसा सीक्रेट रास्ता बनाया है कि जो इस मिशुई पास के दूसरी तरफ खुलता है। इस रास्ते को हम लोग स्पेशल गेस्ट के लिए यूज करते हैं। शायद यानकांगो के लोगों को नहीं मालूम, मगर इस मिशुई पास को बनाने वाले लोग भी हमारे ही थे और उन्होंने मिशुई पास बनाने से पहले ही यहाँ पर एक सीक्रेट पास बना दिया था। जैसे ही वो लोग उस मिशुई पास के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो फेंगटान कहता है कि यंग मास्टर आप प्लीज एक केबिन में अंदर चले जाइए। तो मोशन जैसे ही उस शिप में नीचे की तरफ जाता है तो उस शिप के